कि हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द पिट्यूटरी। उसमें मैंने आपको पिट्यूटरी में मैंने बताया था कि पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी को फर्दर हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यस और नो? यस सर। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर दिए, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होता है उनकी बातें हम कर लिए थे, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, ठीक है, प्रोलैक्टिन। ये जो हार्मोन्स हैं ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो इसमें FSH और LHD रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो कि फॉलिकल को या स्पर्म या ओजेनेसिस को मदद करता है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम जो बात करेंगे वो मिडिल पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। तो मिडिल पिट्यूटरी की बात करें तो मिडिल पिट्यूटरी जो होता है वो रिलीज करता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या रिलीज करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये केवल एक हार्मोन है जो मिडिल पिट्यूटरी से रिलीज होता है। मेलानोसाइट जो होता है वो मेलानिन को कंट्रोल करता है। तो मेलानिन वो पिगमेंट होता है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कलरेशन इन इंडिविजुअल। जैसे हमारा जो कलर है, जैसे ब्लैक कलर है, तो जिसका ब्लैक कलर है उसका मतलब उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट उतनी ही ज्यादा है। यदि मेलानिन पिगमेंट कम होंगे तो वो उतना ही व्हाइट होगा। नॉर्मली क्या होता है, जब सनलाइट फॉल करता है तो सनलाइट के हार्मफुल रेडिएशन को रोकने के लिए मेलानिन जो होता है वो ऊपर आ जाता है ताकि मेलानिन उसको रोक सके। तो इसीलिए तुम देखना, यदि धूप में आप ज्यादा रहोगे तो वो पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो काला सा पड़ जाता है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो सरफेस पे आ जाता है एंड इट स्टॉप द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम एंटरिंग इनटू आवर बॉडी। यदि आप सन रेडिएशन में नहीं जाते हैं तो मेलानिन क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ दब जाती है। सो बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन और नॉट। ये चीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ओवर द मेलानोसाइट सेल्स and responsible for pigmentation of the skin, in which melanin pigments comes over the surface if the sun radiations fall on the skin surface. इसलिए देखना, जो ठंड प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो आपको व्हाइट से नजर आएंगे, गोरे से नजर आएंगे, जबकि जो वार्म रीजन में रहने वाले या हॉट प्लेसेस पे रहने वाले होते हैं वो काले नजर आते हैं, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो है वो सरफेस पे आ जाती है। ठीक है, इवन हम लोग अपने आप में देख सकते हैं जो हमारा स्किन का वो सरफेस है, ठीक है, जैसे मान लो ये, अब यहाँ पे मैं वेस्ट बांधता हूँ, ये बांधता हूँ, तो ये वाले पार्ट पे सनलाइट नहीं फॉल करती है, तो देखो ये व्हाइट है, ठीक है, और उसके आसपास का जो रीजन है जहाँ सनलाइट फॉल करती है वहाँ ब्लैक है। तो ये मेलानिन पिगमेंट के कारण ये ब्लैक रीजन है, ठीक है। तो मिडिल पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? MSH, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैसे कंट्रोल करता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड ADH। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, वन इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड अनदर इज ADH। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो जेंडर बायस्ड हार्मोन होता है। ये क्या होता है? जेंडर बायस्ड हार्मोन होता है, और दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो
ये केवल फीमेल में प्रोड्यूस होगा या मेल में प्रोड्यूस होगा? सर फीमेल में। तो ये इसका काम क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये केवल डिलीवरी के समय प्रोड्यूस होता है। जब डिलीवरी होने वाली होती है, ओनली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और इसमें होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल अकर, यूट्रस वॉल अकर, so that the baby can be delivered out or not? Baby can be delivered out, ताकि बेबी जो है that can be delivered out. So that is work of the oxytocin. ADH जो होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इसका दूसरा नाम है वेसोपैरेसिन। इसका नाम वेसोपैरेसिन होता है। अब ये क्या करता है? ये बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। आपने जो किडनी वाला फिल्ट्रेशन देखा होगा, तो उसमें जब ब्लड कंसंट्रेटेड जाता है तो एडीएच रिलीज होता है, और एडीएच जाकर बीसीटी रिएक्ट करता है एंड इट मेक देम परमिएबल टू वाटर और नॉट। और इस कारण से क्या होता है? जब डीटीएच परमिएबल टू वाटर रहता है तो ब्लड एक्सेसिव अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, हाँ या नहीं? इससे क्या होता है? ब्लड अपने वाटर के बैलेंस को मेंटेन कर पाता है। सो दिस वे द एडीएच वर्क और नॉट। एडीएच को हम कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन कहिए, वेसोपैरेसिन कहिए, बात एक ही है। एंड बोथ ऑफ देम आर रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी पोस्टीरियर रीजन और नॉट। एक बात और याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो न केवल यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट एट द सेम टाइम दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपल्सन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। क्योंकि जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक जो ओपनिंग होती है मेमरी ग्लैंड को मिल्क के रिलीज होने का, वो ओपन नहीं होता है, ठीक है? तो उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है या नहीं होता है? ऐसा है। सो दिस इज अबाउट द पिट्यूटरी। तुमसे इसमें क्वेश्चन कैसे मेनली पूछा जाता है? तुमसे देगा कि वेसोपैरेसिन पिट्यूटरी के किस पार्ट से प्रोड्यूस होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन, यस सर, एक हार्मोन आपका मिडिल पिट्यूटरी से, बाकी जितने भी हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं। तो इस चीज को आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एडीएच जो होता है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्विंग द वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन और नॉट। तो इस कंडीशन से एक डिजीज भी होता है जिसे कहते हैं हम डायबिटीज इंसिपिडस। तुमने अब तक डायबिटीज क्यों सुना होगा? डायबिटीज भी दो तरह के होते हैं, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस जो होता है तो वो शुगर वाली है, कि शुगर जब किसी की बॉडी में बढ़ जाती है, when the sugar level of the blood increases, so that is called as diabetes mellitus। उसे क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस वेरी कॉमन है, इसीलिए जब आप डायबिटीज कहते हैं तो उसका ऑटोमेटिक मतलब हो जाता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द डायबिटीज मेलिटस। अब जो दूसरा तरह का डायबिटीज है वो है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है? यदि एडीएच वर्क नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सेसिव अमाउंट में वाटर यूरिन के साथ रिलीज होना शुरू हो जाएगा कि नहीं होगा? तो द पर्सन विल गो फॉर द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है? द पर्सन विल गो फॉर ए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन व्हिच कैन लीड टुवर्ड द डिहाइड्रेशन इन द बॉडी और नॉट। सो दैट पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। उसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है? तो इससे एक डिजीज होता है that is called as diabetes insipidus, ठीक है? तो डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है that is responsible for frequent urination which occur when ADH is not released in proper amount. So the water absorption will not take place and the water will be excessive amount, it will start going from the
in the form of urine. So that will lead toward what? That will lead toward diabetes insipidus. So this is all about the pituitary gland. अब एक ग्लैंड है pineal gland. नेक्स्ट क्या है? pineal gland. pineal gland. देखो pineal gland जो होता है ये भी this is located into the dorsal लोकेशन की हम बात करें. This is located into the dorsal side of forebrain. Dorsal side of forebrain. This is located into the dorsal side of forebrain. अब यहाँ पे एक बात समझिए, जब मैं ये कह रहा हूँ dorsal side of forebrain, तो इसमें क्या होगा? dorsal side of forebrain में इसमें जैसे हम डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, तो जो पार्ट सॉफ्टर रीजन होता है बॉडी का, जो पार्ट सॉफ्टर होगा वो वेंट्रल रीजन होता है, और जो हार्ड सा होगा वो डॉर्सल होगा. ठीक है, तो डॉर्सल एंड वेंट्रल समझ में आ गया. जैसे मान लो हमारा जो पीठ वाला साइड है वो हार्ड है इन कंपैरिजन टू दिस साइड, और नॉट, तो ये वेंट्रल साइड हो गया और ये वाला डॉर्सल. गाय भैंस का जो ऊपर वाला सरफेस है वो डॉर्सल, नीचे वाला जो पोर्शन है वेंट्रल. तो ऐसे ही जो ब्रेन का जो डॉर्सल साइड होता है वहां पे लाइज करता है एक ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज पाइनियल ग्लैंड. ठीक है, पाइनियल ग्लैंड जो होता है दैट सीक्रेट्स ए हार्मोन कॉल्ड एज मेलेटोनिन. ये क्या रिलीज करता है? इट रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड एज मेलेटोनिन व्हिच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिदम ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी का एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है हमारे बॉडी के अंदर. ठीक है, तो उसको, उस बायोलॉजिकल साइकिल को, बॉडी टेम्परेचर को, इन सबको रेगुलेट करने के लिए जिस केमिकल की जरूरत होती है वो कौन सा केमिकल होता है? मेलेटोनिन. जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, कोई व्यक्ति है जिसको रोज 10 बजे सो जाता है, उसका रूटीन है कि 10 बजे के आसपास वो सो जाता है. ठीक है, तो मान लो किसी दिन वो गलती से मान लो 6 बजे तक भी सोता है, तो उसको ऑटोमेटिक 10 बजे पर नींद जरूर आएगी. ऐसे ही कोई बच्चा है जो डेली बेसिस पे 5 बजे उठ जाता है, मान लीजिए कोई आदमी है जो 5 बजे उठ जाता है, तो उसका बायोलॉजिकल साइकिल हो गया कि 5 बजे उठेगा, और 10 बजे मान लो सो रहा था, मान लो किसी दिन गलती से वो 12 बजे सो रहा है, तो 5 बजे उसकी नींद जरूर खुलेगी. ठीक है, तो ये क्या है? This is biological cycle and this is maintained by melatonin which is released from the pineal gland present into the dorsal side of the forebrain, or it is present in the brain or not? Yes, sir. Along with this, along with the biological cycle, body temperature, ये एक दो काम और करता है. फीमेल्स के अंदर this is responsible for menstrual cycle. हमारे अंदर जो आपका पिगमेंटेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, इन चीजों को भी मेलेटोनिन जो होता है वो कंट्रोल करता है. मेन काम क्या है? फॉर बायोलॉजिकल साइकिल. इसके अलावा क्या होता है आपको? ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है. यस सर. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को. इसके इन दोनों, ये तो मेन 2 काम है. इसके अलावा दे इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ठीक है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल और पिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, इसका थोड़ा सा असर हमारे डिफेंस मैकेनिज्म पे भी होता है. हमारे बॉडी की जो जर्म से लड़ने की एबिलिटी होती है, तो उसको भी ये अफेक्ट करता है. तो मेलेटोनिन हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस सर. ठीक है, तो मेलेटोनिन क्या होता है, कहां से प्रोड्यूस होता है, किन किन कामों को करता है, ये क्लियर हो गया? यस सर. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड. अब एक बात समझिए, यदि आप थायराइड को देखें, सो इट्स लोकेशन इज इन द नेक रीजन. ठीक है, और नेक में ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, एक लोब इधर एक लोब इधर, एंड इट इज कनेक्टेड विद वन अनदर. इट इज कनेक्टेड विद
one another through a junction called as isthmus. Called as isthmus. ठीक है, तो ये एक बाइलोब्ड, ये क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है which is located into the neck region and at the posterior side they are combining or joined with one another through a small junction called as isthmus. So this is location or not? तो जो आपका नेक रीजन है, नेक में ट्रैकिया या नहीं है, तो जो ट्रैकिया होता है, मैंने कहा नेक रीजन, ये नेक रीजन है, तो नेक में ट्रैकिया भी है या नहीं है? Yes, sir. तो जो नेक रीजन होता है, तो नेक के अंदर जो ट्रैकिया होता है, तो ये बेसिकली ट्रैकिया है जिसके आइडर साइड में दे आर प्रेजेंट। तो एग्जैक्ट लोकेशन की जब बात करें, सो दे आर प्रेजेंट इन द बाइलोब्ड फॉर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया और नॉट, Yes, sir. on the either side of trachea into the neck region, and they are connected with each other through a small junction called as isthmus. ये किस चीज से कनेक्टेड होते हैं? They are connected with one another through isthmus. ठीक है, अब एक बात समझिए, जैसे मैंने आपको कहा कि थायराइड जो होता है, ठीक है, कहाँ लोकेटेड होता है, ये तो क्लियर हो गया। Yes, sir. And this is directly under the influence of thyroid stimulating hormone which is released from the pituitary or not. Yes, sir. अब जो थायराइड होता है वो बेसिकली दो तरह के हार्मोन को रिलीज करता है। ये कितने हार्मोन को रिलीज करता है? दो तरह का। वन इज कॉल्ड एज T4 एंड अनदर इज T3। जो T4 होता है इसे कॉमनली हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। इसे हम कॉमनली क्या करते हैं? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। इसे, इसका दूसरा नाम है टेट्रा आइडियो थायरॉक्सिन। इसका दूसरा नाम क्या है? चार है, टेट्रा आइडियो थायरॉक्सिन। टेट्रा आइडियो थायरॉक्सिन, ठीक है, टेट्रा आइडियो थायरॉक्सिन is the another name of thyroid and it is also called as T4, ठीक है। अब ये T3 है, T3 मतलब ट्राई आइडियो थायरॉक्सिन, ट्राई आइडियो थायरॉक्सिन। तो ट्राई आइडियो थायरॉक्सिन जो होता है वो क्या होता है और कहां से प्रोड्यूस होता है, ये क्लियर हुआ? अब देखो एक बात समझो, यहां पर दोनों में ही यदि गौर करके देखो, आइडियो वर्ड कॉमन है या नहीं है? Yes, sir. तो आयोडो का मतलब होता है आयोडीन, which means iodine is one of the essential component which is required for the normal functioning of thyroid gland or not? Yes, sir. है समझ में? तो आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि यदि मान लीजिए आपके खाने में, आपके डाइट में आयोडीन की कमी है, आपके खाने में आयोडीन की कमी है, तो क्या होगा? यू विल सफर फ्रॉम ए डिफेक्ट कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म और नॉट? हाइपो मतलब कम, थायराइड, Yes, sir. थायरॉक्सिन नहीं रिलीज होगा, तो हाइपोथायरॉइड और हाइपोथायरॉयडिज्म से आप अफेक्ट हो जाएंगे एंड दैट विल लीड टुवर्ड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। वो क्या चीज को लीड करेगा? एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एज goiter. This is called as goiter. Commonly, the people who are living into the hilly regions get suffered from this particular disease and not the people who are living into the coastal area. Why? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने आपको ये कहा कि कॉमनली गोइटर क्या आपको समझ में आ गया? आयोडीन जो है that is essential for the proper release of a proper working of thyroid. यदि आयोडीन की कमी हो गया तो इसका मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। हाइपोथायरॉयडिज्म होने से क्या होगा? जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाएगा, तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड एज गोइटर। अब जो गोइटर होता है वो कॉमनली जो पीपल
आपके कोस्टल एरिया में होते हैं उनको नहीं होता है। ये मेनली जो हिली रीजन में रहने वाले लोग हैं उनको ये डिजीज होता है। ऐसा क्यों? एकदम सही बात है। जो कोस्टल एरिया में रहते होंगे तो वो सी फूड खाएंगे या नहीं खाएंगे? यस सर। जो चीज जहाँ जो ग्रो होता है वो चीज वहां पे लोग ज्यादा खाते हैं। ठीक है, आप देखो जैसे आपके यहाँ पे गन्ना ज्यादा होता है, Yes, sir. मिल्क ज्यादा होता है, तो आपने बिल्कुल लाइफ में देखना मिल्क प्रोडक्ट आप ज्यादा खाते हो, Yes, sir. गन्ने से बने हुए प्रोडक्ट को आप ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, तो जो जहां पर जो चीज जहां पे होगा मेनली वहां पर वो चीज यूज होता है। तो जो कोस्टल एरियाज है वहां पर कोस्टल एरिया में सी है चारों तरफ, Yes, sir. तो वहां पे सी फूड वो यूज करेंगे कि नहीं? Yes, sir. और सी फूड जितने भी होते हैं that is a rich amount, that contain a rich amount of iodine, so that's why they will not get suffered from goiter disease। एक बात क्लियर है? कोस्टल एरिया में रहने वाले तो नहीं सफर करते, लेकिन हिली रीजन वाले क्यों करते हैं? क्योंकि हिली रीजन में कॉमनली जो नमक वो यूज करते हैं वो रॉक सॉल्ट यूज करते हैं, ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये तो ऑर्डर कर रखा है कि जो ओशन से कॉमनली सप्लाई होता है सॉल्ट, तो उसमें तो आयोडीन मिलवा देता है, लेकिन रॉक के अंदर क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं पहाड़ी रीजन में, वहीं से रॉक को निकाल लेते हैं और यदि उसको सॉल्ट को खाते हैं तो उसमें आयोडीन नहीं होता है। तो इस कारण से there will be a deficiency of iodine into the body of the people who are living into hilly region and taking the rock salt mainly or not। तो उससे क्या होगा, उनको ये डिजीज होने के ज्यादा चांसेस है या कम चांसेस है? ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो उन्हें ये डिजीज हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इट विल बी हाइपोथायराइडिज्म जो है दैट विल बी commonly occurring during pregnancy also। ठीक है, and that cause defective development or maturation of the growing baby। यदि किसी व्यक्ति को यदि मान लीजिए कि हाइपोथायराइडिज्म है तो उस चीज में क्या होगा, प्रेगनेंसी गेट अफेक्टेड। ये फीमेल है तो प्रेगनेंसी गेट अफेक्टेड और जो बेबी का डेवलपमेंट भी होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है। दूसरी बात, जो बेबी डेवलप भी यदि बाई चांस हो जाती है तो वो डिफेक्टिव बेबी डेवलप होगी एंड इट कैन लीड टूवर्ड द रिटार्डेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डनेस, दीज थिंग्स कैन अकर इनटू द बेबी और नॉट। तो इसीलिए ये जो डिजीज होता है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है फीमेल्स के लिए। यदि ये गलती से फीमेल्स को हो रहा है सो इट विल बी अफेक्टिंग देम और नॉट। और जो एडल्ट वुमेन्स होती है, जो एडल्ट वुमेन होती है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है